देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 1 बज गए हैं। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आज सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। पार्टी की कमान संभालने के बाद नितिन नवीन का ये पहला यूपी दौरा है। तस्वीर आप देख रहे हैं। 27 के चुनाव के लिए इस तस्वीर को शंखनाद माना जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यूपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। अब इस टीम को चुनावी मोड में एक्टिव करना, नितिन नवीन यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के साथ मीटिंग होना। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और संघ के क्षेत्रीय प्रचारक भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तस्वीर आपके सामने है। हैट्रिक का क्या संयोग बन रहा है, हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनिए बयान। भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विधिवत प्रथम आगमन हुआ है और संगठनात्मक बैठक से लेकर के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठने का कार्यक्रम और भी कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम सब विश्वास दिलाते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश देंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए काम करेगी। तो जीत की ये व्यवस्था कैसे होगी? हैट्रिक का संयोग बनेगा या नहीं बनेगा? कोऑर्डिनेशन कितना उत्तर प्रदेश बीजेपी में दिखाई दे रहा है? दिल्ली के साथ सामंजस्य कैसे बन रहा है? आज करेंगे इसी पर चर्चा। सबसे पहले तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौंगावकर जी, आप सभी का बहुत स्वागत। तो पहले तो ये बात हो जाए हर्षवर्धन जी कि ये जीत की व्यवस्था के लिए उठाया गया पहला ऑफिशियल कदम जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। अभी तक तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स चल रहा था, अब पेश आ रहा है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाजपा में कुछ चीज़ों का प्रोटोकॉल बहुत ज़बरदस्त होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद वो कहीं भी जाएंगे तो जो जिसको कहते हैं ना कि हायरार्की में जितने लोग हैं वो उसी क्रम में आपको दिखेंगे। जैसे ये सामान्य नहीं है कि नितिन जी गए और पंकज चौधरी तो भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको तो जाना ही चाहिए, लेकिन स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़े थे। यानी सबसे बड़ा नेता पार्टी का आ रहा है तो जितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं या जो उस तरह से पदाधिकारी वो रहेंगे, पहली बात। दूसरा, मेरी जो जानकारी मिली और इसमें कुछ चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वो थोड़ा अटपटा भी मुझे लगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप सोचिए कि ये शायद तय करके किया गया है। ऐसा स्वागत किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अब तक नहीं हुआ है। जो लखनऊ में जो स्वागत हुआ है और जितनी योजना के साथ हुआ है, लगभग 2 दर्जन ऐसे स्थान हैं जहां पर अलग अलग स्वागत के लिए नितिन नवीन के लिए लोग खड़े हैं और उसमें भी ये प्रयास किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जितनी, जिसको कहते हैं ना, पहचान के साथ जो बड़े जाति समूह हैं उन सब का एक एक मंच हो जाए। यानी हमको भले अटपटा लगे, हमको ठीक नहीं लगता, हमको तो जैसे ये भी अच्छा नहीं लगा, आपने कहा ना कि राष्ट्रीय प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह थे, तो हमको बड़ा कान में खटका, क्योंकि धर्मपाल जी की आदत है, मतलब संघ के किसी नेता को और उसमें कहते हैं तो मतलब उसको तो यही कहा जाता है ना, नाम लिया आगे जी लगा दिया, लेकिन वो खटका। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो है नई वाली, तो उसमें हर जाति का, जितनी आपको जाति पहचान के हैं उन सब के मंच दिख वो जो लिस्ट आई थी उसमें भी सिंह, यादव, सारे जितने कास्ट समीकरण हैं वो बैलेंस पूरा दिखाई दे रहा था, है ना। और हाँ, इसमें चूंकि अभी टीम भी नई बनी है, यानी उत्तर प्रदेश की जो टीम की घोषणा हुई वो भी नई बनी है, तो उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हम रख तो लिए गए, लेकिन हमारी उपयोगिता कितनी है, हमारी कितनी क्षमता है, हम चुनावी लिहाज से कितने उपयोगी हो सकते हैं, उसको भी दिखाना है। और यहां सोचिए कि कितना सुनियोजित बैठक है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी आमतौर पर अध्यक्ष और महामंत्री संगठन कोई आवश्यकता ना हो तो एक साथ नहीं जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ गए। और उत्तर प्रदेश इस वक्त जिस तरह के एक कहे कि चुनाव नजदीक आ गया है, राम मंदिर के ये जो चढ़ावा चोरी का प्रकरण है, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल कैसे हो, उस सब के बीच में बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। संघ, संगठन और सरकार, ये जो 3 का तालमेल है, ये उत्तर प्रदेश में इस वक्त कहां पर आपको दिखाई दे रहा है विजय जी?
सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, जो भी काम चल रहा है उसमें बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। अभी इस विवाद के बाद थोड़ा सा परेशानियां बढ़ी हैं। संगठन तो अभी नई नई यूनिट बनी है वहाँ पर, तो वो कैसे काम करेगी, कैसे आएगा, जैसे हफ्ता भर हुआ है उनको आए हुए, तो वो नई यूनिट और सरकार, हालांकि यूनिट में जो लोग आते हैं वो होते तो पुराने ही लोग हैं, संगठन में काम कर रहे होते हैं, एक नई जिम्मेदारी के तौर पर आता है। ऐसा नहीं कि कोई नए चेहरे बिल्कुल आ गए और मुख्यमंत्री जी को या सरकार को नहीं पता। लेकिन जैसे आपने कहा संगठन, सरकार और संघ तो अलग है, लेकिन जब नितिन नवीन जी का ये स्वागत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है कि, और ये सही बात बोला कि बीजेपी का प्रोटोकॉल मैंने देखा कि आज तो फिर भी एक बराबर उम्र के से लोग हैं। मैंने आडवाणी जी और वाजपेयी जी को भी देखा कि उनके ज़माने में वेंकैया जी और वो जो लोग अध्यक्ष बने थे तब भी वो उनको अध्यक्ष जी के तौर पर ही मानते थे। तो ये बीजेपी की परंपरा में है। अब जितना बड़ा स्वागत, भव्य स्वागत हो रहा है नितिन जी का, नवीन साहब का, उतनी बड़ी चुनौतियां हैं उनके लिए। हालांकि उनके बनने के बाद तो पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हो गए, आम आदमी पार्टी के सांसद भी आ गए। गया है कि लकी मैस्कॉट है। हाँ, लकी मैस्कॉट है, लेकिन ये चैलेंज पहला होगा उनके लिए एक तरह से अध्यक्ष के तौर पर। तो जितना बड़ा सम्मान होगा, जितना बड़ा स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी उनको लेकर जानी पड़ेगी दिल्ली यहाँ से। और क्या वो जो हैट्रिक जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, उसमें योगी जी के साथ मिलकर क्या पुश कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और क्या रणनीति बनेगी। संगठन के लोग होंगे, अभी तो सरकार में कुछ लोग हैं जो उनके साथ रहे मुख्यमंत्री जी के, उस पर भी ध्यान देंगे। एक लाइन जरूर इस पर बोलूँ। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ 2 दर्जन स्थान पे जो लोग हैं, सब नाम भी चयनित हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ सहयोगी दलों को भी जो उनके मंत्री हैं, तो जिसको कहते हैं ना, कई बार हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है, कि सब डरा धमका के ही नहीं होता है। आप जब किसी को, मतलब ये समझना है, राजनीति में ऐसा नहीं है कि सब आप डरा धमका के कर लेते हैं, या चलो आप बड़े हो गए तो दबाव बना दिया। जब आप किसी को भी, जिसको कहते हैं ना कि स्पेस देते हैं, उसको अगर स्थान देंगे, तो फिर वो कई बार लगता है कि भाई सामने वाला तो बड़ा सम्मान दे रहा है, तो हम अपमान तो करने नहीं लगेंगे। तो ये जो संजय निषाद हों, प्रकाश राजभर हों, या जो भी उनके सहयोगी होते हैं, उनको भाजपा जैसे लेकर चलती है। और उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य इस मामले में बड़े उदाहरण है भाजपा के सहयोगी वाले जो उसका तरीका है। अखिलेश यादव चैलेंज जो रख रहे हैं वो अपने जाति समीकरण का रख रहे हैं। उसमें मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन आप कह लीजिए, या फिर पिछड़ा दलित आदिवासी कह लीजिए, अल्पसंख्यक कह लीजिए, पीडीए के भी बहुत सारे उन्होंने नामकरण किए हुए हैं। लेकिन इन सब में एक बड़ा एडिशन जो उनके लिए ताकत भी बन सकता है, बीजेपी के लिए चैलेंज तो है ही, वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पहली बार ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। संघ ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। संघ ने हिंदू समाज से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए सवाल पूछे थे, तो उन्होंने सिर्फ राम राम कहकर इसका जवाब दिया था। और हम जानते हैं कि जो हमारी सभ्यता में राम राम कहने का चलन है वो 2 तरह से है। एक, अगर कुछ बहुत बुरा हो रहा है तब भी ऐसे राम राम कर लेते हैं, और अगर कुछ आपको कहना है कि भाई अब इसमें आगे क्या होगा, मौन भी रह जाना है, नहीं भी जवाब देना है, हर बात पे राम राम कहा जा सकता है। अब मोहन भागवत के राम राम में कौन है और क्या छिपा हुआ है, पहले आप बयान सुने। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम का क्या है, क्या क्या संघ का है, लोगों को गलत फहमी होती है ना, इतनी सारी गतिविधियां हैं, तो उनको लगता है कि ये संघ ही चलाता है, संघ उसको सेंट्रली डायरेक्ट करता है या रिमोटली कंट्रोल करता है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, संघ कार्य की रचना में ये सब है नहीं। ये जो बात मोहन भागवत ने कही, पहले तो वो राम राम वाला बयान और फिर ये मंच से दिया गया बयान, कि लोगों की धारणा है कि संघ जो है वो डायरेक्ट करता है, उनके हाथ में चार्ज है। रागी जी, इस बयान का क्या अर्थ है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, आपको हम सभी जो इतने दिनों से राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है उसके बारे में जब बात कर रहे थे, तो बार बार ये सवाल आता है, संघ क्या कर रहा है, संघ को इस्तीफा ले लेना चाहिए, संघ को चंपत राय को कहना चाहिए कि वो हट जाएं वहाँ से।
संघ के प्रचारकों के बारे में जिक्र किया जाने लगा, तो ऐसा एक लगा कि चाहे कोई ट्रस्ट जरूर बना हो, लेकिन उसका शायद कंट्रोल जो है, वो रिमोट कंट्रोल जो है वो संघ के हाथों में पास है। तो संघ ने एक तरीके से इस पर एक अपनी टिप्पणी कर दी है, और उस जिसका जिक्र हम बार बार हम लोग यहाँ पर कहानी कुर्सी के में हम लोग कर भी रहे थे कि संघ के कई अनुसांगिक संगठन है, 50-60 अनुसांगिक संगठन होंगे संघ के, छोटे मोटे सहकार भारती से लेकर के यदि सभी चीज को लेकर यदि आप ले लें तो अब उन सबके प्रमुखों को संघ के स्वयंसेवक संघ की जो पद्धति है वो कहता है कि भाई मेरा काम जो है वो शाखा में जो है वो कार्यकर्ता निर्माण है। कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और वो उस क्षेत्र में अपना काम करना, कोई विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा है, कोई भारतीय मजदूर संघ में काम कर रहा है, लेकिन सबकी नाल जो है वो जुड़ी हुई रहती है और हम सब आपस में विचार विमर्श करते रहते हैं। तो इस रूप से संघ का उन पर उनके साथ साहचर्य जो होता है या संबंध होता है। अब रही बात की कंट्रोल करने का, तो कंट्रोल तो मैंने उस दिन भी कहा था कि संघ डायरेक्ट कभी इस ढंग से कंट्रोल नहीं करता है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो। कई ऐसे मामले, राम जन्मभूमि के समय का मुझे मामला है जब मैं बहुत उसका कह सकता हूँ कि मैं प्रीव्यू जानता हूँ कि जो निर्णय जो है वो विश्व हिंदू परिषद ने अपने तौर पर लिया, माननीय अशोक सिंघल जी ने अपने तौर पर लिया था, और कई ऐसे निर्णय होते थे। तो जो संघ प्रमुख आज कह रहे हैं कि ये लगता है जैसे संघ ही उस ट्रस्ट को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा बातचीत से उस संदर्भ को हम ध्यान में रख करके उसको कह रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। एक बात है। दूसरी बात, यहाँ कहानी कुर्सी में ये भी चर्चा चली थी कि भाई संघ, कोई बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि आज 1 महीना करीब 28 दिन के बाद संघ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो संघ कभी भी नी जर्क रिएक्शन नहीं करता, ये हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं कहानी कुर्सी में भी कि संघ कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये मामला आया, मामला विश्व हिंदू परिषद के प्रकाश में आया होगा, विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय प्रचारक जो हैं उनके ध्यान में आया होगा, फिर जो है प्रांत प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक सबके ध्यान में आने के बाद केंद्रीय जो संघ के अधिकारी हैं उनकी दृष्टि में आया होगा, और सोच विचार विमर्श करने के बाद धीरे धीरे SIT से तथ्यों का खुलासा आया होगा, FIR में जो चीज़ें आई और पकड़ी गई उसका खुलासा हुआ होगा। इन सबों के बाद संघ की एक बहुत बैलेंस्ड प्रतिक्रिया आई, और कल जो मुझे लगता है कि करोड़ों स्वयंसेवकों की जो भावना थी उसका एक आप देखेंगे प्रतिबिंब, उसमें एक झलक उसमें मैं दिखती है। वो सुना देती हूँ जिसकी बात अभी प्रोफेसर रागी जी कर रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे ये प्रतिक्रिया आई थी और RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने राम मंदिर हिंदुओं की सदियों की साधना, दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था का ये पवित्र केंद्र है, ऐसी बात अपने इस संबोधन में कही। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि राम भक्तों के दिलों को चोट पहुंचना स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो SIT का काम करने का तरीका है उससे लेकर एक तरह से अपनी सहमति भी जताई है। आप सुने उन्होंने क्या कहा। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
अब जो बातें मैं इस बयान के बाद समझ पाई हूं, मैं आ रही हूं राघी जी आपके पास। पहली बात तो ये कि संघ की प्रतिष्ठा पर आ रहा था, हाँ संघ की प्रतिष्ठा पर आ रहा था, इसलिए संघ को आज नहीं तो कल इस पर अपनी बात रखनी जरूरी थी और ये बात रखी गई है। क्या इस वक्तव्य के बाद ये बात साबित होती है कि संघ की ओर से किसी भी व्यक्ति को कोई संरक्षण, कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी? एसआईटी पुलिस जो तय करेगी, न्यायालय जो काम करेगा, उसके साथ संघ खड़ा है। तो इसका भी जवाब हाँ में है, इस बयान के बाद मैं ये समझ पा रही हूं। लेकिन जो तीसरा प्रश्न है वो घोर सियासी प्रश्न है कि क्या ये बात कहने में देर कर दी? देखिए, मुझे नहीं, शुरू में मैंने कहा कि नी जर्क रिएक्शन यदि होता है कि आपको एक घटना के बारे में पता लगा और आपने तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दूसरा है कि आप एक घटना के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है, आप उसके बारे में आप अपने तरीके से आप जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं और तथ्यों को पुष्ट करते हैं कि क्या वाकई क्या क्या हुआ है और उसके बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अंतिम बात हमने कही, सारी चीज़ों को जान लेने के बाद लेकिन संघ की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। दूसरी बात, दो बातें और कहना चाहूँगा इसमें। एक बात बहुत दत्ता जी ने बहुत साफ कर दिया कि ट्रस्ट जो है वो किसी सरकारी नियंत्रण में नहीं रहेगा, ट्रस्ट ही काम करेगा, ट्रस्ट ही सुधार करेगा। एक बात इससे निकल करके आई है। तीसरी बात जो हिंदू समाज के सबके मन में थी बात, संघ क्यों नहीं प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, संघ को हम सबके स्वयंसेवकों के मन में थी। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जितना संघ के स्वयंसेवक पीड़ित होंगे उतना कोई और पीड़ित नहीं है। बाकी सबकी पीड़ा तो जो है वो इसलिए है क्योंकि उनको उनकी राजनीति का मजा लेना है उसमें से संघ। और नतीजा क्या निकला कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो अपॉर्चुनिटी भी कहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिला है, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, ये जितने संगठन है जो भारत के लिए, सनातन के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए लड़ रहे थे, उन सबको कटघरे में खड़ा करके बदनाम करने की कोशिश की। यानी कि ट्रस्ट के अंदर गड़बड़ी हुई, ट्रस्ट के लोगों में के अंदर काम करने वाले लोगों के द्वारा गड़बड़ी हुई, लेकिन पूरा ठिकरा जो है वो पूरा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चोर है, वो डकैती करता है, विश्व हिंदू परिषद, इस प्रकार की जो घिनौनी, इस प्रकार 10 सेकंड, इस प्रकार की जो घिनौनी हरकतें की थी जी, उसका भी एक प्रकार से दत्ता जी ने जवाब दिया है। अब ये जो बात अभी राघी जी कह रहे हैं कि जिसको सियासी मौका मिला उसने सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की। समीर जी, ये बयान सामने आ जाने के बाद, यूपी सरकार का एसआईटी गठित कर देने के बाद, पुलिस के एक्शन के बाद, अब ट्रस्ट जो 6 जुलाई को करेगा वो तो सबके सामने आ ही जाएगा। क्या अब सियासी मौका अखिलेश यादव के पास खत्म हो गया? नहीं, क्यों मौका खत्म होगा? राजनीति तो वो करेंगे ना, वो तो भाई एक राजनीतिक दल है, राजनीति करेगा। नहीं, राजनीति करना और उससे लाभ उठा लेना, अब वो तो तय होगा चुनाव में उसको लाभ मिला कि नहीं मिला। वो तो कोशिश करेंगे ना कि मैं राजनीति करूं, उसका राजनीतिक पूरा लाभ मुझे आने वाले चुनाव में मिले। वो तो कोशिश करेंगे, सत्ता में उनको आना है तो तमाम हथकंडे अपनाएंगे, उसमें उसको भी एक राजनीतिक रूप में देखेंगे। वो एक कहावत है, कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हर बार देर से आना दुरुस्त नहीं होता। वही संघ के बयान पर लागू होता है। 28 दिन बाद संघ का बयान आया है, बयान बहुत अच्छा है, संघ ने अपनी बात स्पष्ट कर दी, लेकिन अगर यह बयान पहले आता तो मुझे लगता है कि इसकी डैमेज कम न होता। हाँ, इसका एक अलग संदेश आता। 28 दिन बाद बयान देने का ऐसा कोई बहुत महत्व नहीं है। सब कुछ होने के बाद आपने अपनी बात एक सार्वजनिक कर दी है, लेकिन जिस तरीके से दत्तात्रेय होसबळे जी ने पूरी बात संघ की, मुझे लगता है वो तारीफ के काबिल है। हर चीज को उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। संघ पर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि संघ के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसी कारण संघ चुभे, तो दत्तात्रेय होसबळे जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई संघ की इसमें कोई भूमिका नहीं है और जो भी दोषी होगा इस मामले को लेकर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। एसआईटी जांच कर रही है, कठोर दंड मिले इसके अंदर। संघ ने अपना स्पष्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि इस मामले में संघ को अनावश्यक रूप से घसीटने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर का मामला वहां के ट्रस्ट और ट्रस्ट को कंट्रोल करने वाले, उसको चलाने वाले लोगों के बीच में था। संघ का उसमें कोई सीधा दखल नहीं था। संघ ना हिसाब किताब लेता था, ना संघ इंस्ट्रक्शन देता था, तो संघ को उसमें लपटने की अब जरूरत नहीं। मुझे लगता है संघ को इससे फ्री कर देना चाहिए इस मामले को लेकर। विपक्ष को जो आरोप लगाना है ट्रस्ट के ऊपर, चंपत राय के ऊपर, वहां के बाकी लोगों के ऊपर वो लगाए, राजनीति करना है, राजनीति करे। और राम मुद्दा तो राजनीति रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि का मामला रहा है। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली अपने वोट बैंक के लिए, राजनीति करने के लिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीति कर वोट ले सकती है,
तो विपक्ष भी उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो उसको सामने लाकर वो भी वोट लेने की कोशिश करेगा। सर इसमें दोनों बातें कि राजनीति करके अपनी सत्ता गवा भी सकती भारतीय है। जनता पार्टी का ये प्राणवायु था, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से रहा, संघ के लिए पहले से रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इसके ऊपर एक नैतिक अधिकार माना जाता है कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ा है। एक टिप्पणी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम राम मेरे पास ब्रेक का टाइम हो रहा है एक के राम हो सकते तो दूसरे के नाम नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात, एक बोल हर्षवर्धन सकता है तो जी। दूसरा नहीं बोल सकता। मैं राम बस पर इतना- सबको बोलने का अधिकार है, जनता तय करेगी एक कि लाइन- राम सर किसके हैं। ब्रेक ना आ जाए, बाकियों को भी बोलने का मौका मिले। हाँ। सिर्फ एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, राम जन्मभूमि पर का आंदोलन वोट बैंक के लिए नहीं था, राम मंदिर के लिए था। वोट उसके साथ आया, लेकिन वोट के लिए राम मंदिर नहीं था। बाय इतना प्रोडक्ट। मैं- ठीक, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए वोट के लिए ही था, तो राम मंदिर बनाने के लिए था। राम मंदिर बनाने के लिए जो कुछ हुआ उसमें 4 राज्यों की भाजपा की सरकार चली गई। राम मंदिर को और राम लला को अवैध कब्जा, अवैध कब्जेदार कहने वाले लोग राजनीति करेंगे, करके देख लें। वो जो लोग किसी भी तरह से अपने आप को कहते थे कि अच्छा हमें मुल्ला की उपाधि मिल रही है तो ये हमारे लिए अच्छा है, मुसलमान वोट बैंक जिनके लिए महत्वपूर्ण है, वो राम मंदिर पर राजनीति कर लेंगे। करिए राजनीति। और देश के और भी कई मंदिर हैं जो मुक्ति की बाट, मुक्ति की आस वो उनको लगातार है, उसको भी पूरा कीजिए। राजनीति हमेशा तब होती है जब लगे कि उस राजनीति की वजह से अगर उसका नुकसान भी हो रहा है तो उसके साथ खड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए जब काशीराम जो राजनीति करते थे तो लोग कहते थे कि भाई ये दलितों के लिए, उनके लिए खड़े हैं, भले इनकी चार इनका नुकसान हो जाए। किसी भी तरह के विचार में जब आपको लगता है कि वो सच के साथ है तब वो वोट में बदलता है। ये कोई राम मंदिर का आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैसे अखिलेश यादव या केजरीवाल या राहुल जी या प्रियंका जी तंज कर रहे हैं, उस तरह से राजनीति नहीं होती, ना उस तरह से वोट बैंक में कन्वर्ट होता है। एक दो अपडेट दे देती हूँ विजय जी, मैं आपके पास भी आती हूँ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में, क्योंकि हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, ये जानकारी भी दर्शकों को मिलनी चाहिए। एफआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एफआईटी ने आउटसोर्स कैशियर्स की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर जानकारी ली। साथ ही अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने बताया कि जैसे ही चोरी की जानकारी उन्हें मिली, उन्होंने चंपत राय के साथ मिलकर जांच की। दोनों के स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए एफआईटी ने चंपत राय से सवाल जवाब किए। बताया जा रहा है कि एफआईटी की टीम फिलहाल लखनऊ लौट गई है और जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से अयोध्या आ सकती है। इस बीच चढ़ावा चोरी की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी का पैसा बांटने के लिए आरोपियों ने मीटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी बना रखा था। आरोपी मंदिर से दान का पैसा चुराने के बाद पास में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मिलते सुनसान और जंगल जैसा ये पूरा इलाका है, कोई यहाँ पर ज्यादा आता जाता नहीं है। मार्च 2025 में नौकरी लगने के बाद अविनाश शुक्ला ने इसी जगह को पैसों के बंटवारे के लिए चुना था। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी दर्शकों के पास जानी चाहिए। मैं क्यों योगी की हैट्रिक से विजय जी से जोड़ना चाहती हूं, मैं तो इसका प्योर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखना चाह रही हूं। बहुत बड़ा डेंट लगा है, बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नितिन नवीन, योगी आदित्यनाथ इससे कैसे डील करते हैं, और क्या अखिलेश यादव इसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं? देखिए, अब ये फायदा तो फिर वही बात होगी, समीर जी जो करे चुनाव के बाद पता पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेंट बीजेपी को अभी दिखता है। हो सकता है बाद में, हो सकता है चुनाव आते आते क्या माहौल बनता है, कैसे अखिलेश जी और जो दूसरी पार्टियां वो कैसे उसको देखते हैं। अभी उनके क्रेडेंशियल्स को तो डेंट हुआ ही है, साख को तो चोट पहुंची है, लेकिन जो साख को चोट पहुंची है वो उन लोगों से पहुंची जो उनके अपने हैं। क्या वो उनके अपने लोग, जिन्हें आप राम भक्त कहें, जिन्हें स्वयंसेवक कहें, जिन्हें बीजेपी काडर कहें, क्या वो इस साख में डेंट के बाद उनको छोड़ेंगे? ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो उनको छोड़कर जाए। अब बाकी तो कैसे डेवलप होता है, इलेक्शन कैसे आगे चलता है, उस पर देखा जाएगा। साख से आहत जरूर है। आप घर में होते हैं तो घर में भी बहुत चीज़ों से आहत होते हैं, लेकिन घर तुरंत छोड़ के तो नहीं जाते ना किसी दिन। तो वो उसको इट्स टू अर्ली टू से कि भाई अच्छा अब नहीं, अब तो ये सरकार चली गई या ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पे ये बात आप जो कह रहे हैं कि दुखी हैं, लेकिन दुखी होकर वोट ना देने वाली परिस्थिति अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। दिख रही है।